रियलाइज़ हुआ कि बहुत कम बुक्स पढ़ के लेकिन बहुत मैक्सिमम टाइम रिवीजन जो करेगा उसके अच्छे नंबर आते, तो वो खुद मैंने महसूस भी किया। मुझे लगता है वो एक फ़ायदा रहा। मूव टूवर्ड्स परफेक्शन। आप परफेक्ट कभी नहीं बनने वाले हो, कभी ना कभी स्कोप रहेगा इंप्रूव करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कम रिसोर्सेज पढ़ो, अच्छे से रिवीजन कर लो। जब फैक्चुअल डेटा पूछता है यूपीएससी, तो हमेशा मैंने 15-16 का एनालिसिस करके सोचा कि क्या हमेशा फैक्चुअल डेटा पे कुछ ना कुछ आपको एक रेड वार्निंग मिलता है। फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करता था, मुझे लगा उसकी वजह से नंबर आएंगे, लेकिन मुझे जब पता चला कि बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी से नंबर आते हैं। दोनों एग्जांपल मुझे अच्छे से पता भी था, बट ये दोनों एग्जांपल से मैं ऐसे का टॉपिक जो था उसका क्रक्स समझ पाया। नेक्स्ट ईयर आप हमेशा क्लियर कर सकते हो। तो मुझे ये भी लगता था कि मैं अपनी जर्नी में हमेशा बहुत इंटरव्यू दिए, मैंने कंटिन्यूसली 4 इंटरव्यू दिए, ये 5th इंटरव्यू था मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ हैं निवृत्ति अवध सर, जिन्होंने अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें 166 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सर 2016 के भी यूपीएससी में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और साथ में साथ वर्किंग भी जॉब कर रहे हैं अभी सर। तो साथ में जॉब करते हुए सर ने इस बार ये एग्ज़ाम निकाला है और सर के कंप्लीट 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं अभी तक। तो सर के 6 अटैम्प्ट की जर्नी जानेंगे, इसके अलावा उनके ऑप्शनल के बारे में जानेंगे और उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या उन्होंने टाइम टेबल बनाया और उनको टाइम क्यों लगा, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। तो मेरा पूरा नाम है निवृत्ति सोमनाथ अवार्ड। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है पुणे से, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से सिंहगढ़ कॉलेज में किया है। उसके बाद 11 से 14 तक मैंने एसआर स्टील नाम के कंपनी में उड़ीसा में जॉब भी किया है। उसके बाद मैंने स्टेट सर्विस के लिए प्रिपेयर किया था, तो स्टेट सर्विस में भी 2015 में मैंने MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर UPSC भी उसी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने की थी। तो उसकी वजह से मैं 15 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया था UPSC का और 16 में मेरा 706 रैंक आया था। उसमें मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने 18 में ट्रेनिंग ज्वाइन की थी इनकम टैक्स की। सो ट्रेनिंग के टाइम में अटेम्प्ट नहीं दे पाया। उसके बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैंने 20 का एग्ज़ाम लिखा था। तो फर्स्टली मेरा पोस्टिंग हुआ था मध्य प्रदेश में कटनी करके एक जगह, वहाँ पे मेरी पहले पोस्टिंग थी, तो वहाँ से मैंने प्रीलिम लिखा। उसके बाद मैं जबलपुर शिफ्ट हो गया, मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग जबलपुर में हुई। तो उसके बाद मैंने जबलपुर में आके मेंस लिखा और इंटरव्यू अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है। तो वाइल आई वॉज वर्किंग आई वॉज एबल टू स्टडी बिकॉज कोविड वॉज देयर, तो ज़्यादा टाइम भी मिल पाया और कुछ ना कुछ मैनेज कर पाया। मेंस के टाइम में कुछ 15-20 दिन की छुट्टी ले पाया, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। ओके, सो सर बचपन से सोच रखा था कि मुझे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है, फिर कहाँ से मोटिवेशन मिला? बिल्कुल नहीं, बचपन से कभी नहीं सोचा था। मैं 2014 तक कभी सिविल सर्विसेज का मैंने नाम सुना था, लेकिन मैंने कभी मन में नहीं था कि मैं कर लूँगा। लेकिन मेरे दोस्त थे कुछ, अभिजीत औदुंबर करके, मेरे जो पुणे में पहले स्टेट सर्विस का प्रिपरेशन करते थे, तो उन्होंने मुझे उड़ीसा से बुला के काफ़ी मोटिवेट किया और स्टेट सर्विस की मैंने पहले प्रीलिम क्लियर करने के बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैं इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे नंबर ला चुका था, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास नहीं था क्योंकि 3 साल मैंने जॉब किया था, तो मैं आई वॉज नॉट वेल अवेयर विथ स्टडीज़। तो मुझे और एग्ज़ाम भी बहुत टफ लगता था। इनिशियली गैप भी हो गया, एज भी बढ़ रहा है, तो लेकिन मेरे दोस्तों ने काफ़ी एनकरेज किया और मैंने स्टेट सर्विस का प्रिपरेशन शुरू किया। उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन मिला और फिर होते होते अपने आप ही ये प्रोसेस में फंस गया, तो अभी निकल चुका हूँ। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया कि 15 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने क्यों क्विट किया? स्टेट सर्विस कमीशन अच्छा रेप्यूटेड एग्ज़ाम है वो। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, स्टेट सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद मैं खुश भी काफ़ी था क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि IAS बनना है इनिशियली। लेकिन जब पता चला 15 में मैंने बहुत लीस्ट प्रिपरेशन में मुझे इंटरव्यू कॉल आया UPSC और मेरा सिलेक्शन भी बस 6-7 नंबर से रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक रीज़न था और मुझे 1 साल की वहाँ छुट्टी भी मिल गई, वो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध थी। इसकी वजह से मैंने छुट्टी ले ली और बाई प्रोसेस मैंने 16 का एग्ज़ाम दिया, तो आई गॉट क्लियर्ड। ओके, सो सर जब आप प्रिपरेशन के दौरान आए होगे, स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, तो कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया या फिर कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले NCERT स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो पूरी इंडिया पढ़ती है वो तो मुझे भी पता चली। मेरे काफ़ी दोस्त सिलेक्ट भी हुए थे। मेरा एक दोस्त था रविंद्र करके, वो CSE 15 में IAS बन चुका था, तो उसकी वजह से भी पता था कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं मुझे तब पता चला, क्योंकि लोगों ने ऐसा बताया था कि सिविल सर्विस के बारे में आपको 12-12 घंटे पढ़ने, 50 बुक पढ़ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 6-7 बुक अच्छे से प्रीलिम के लिए पढ़ने और ऑप्शनल के लिए जो हो गए वो बुक्स पढ़ने। तो मुझे लगा दोस्त होने के कारण भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और बाद में सही में रियल
रियलाइज़ हुआ कि बहुत कम बुक्स पढ़ के लेकिन बहुत मैक्सिमम टाइम रिवीजन जो करेगा उसके अच्छे नंबर आते, तो वो खुद मैंने महसूस भी किया। मुझे लगता है वो एक फ़ायदा रहा। और डिजिटल अभी तो काफ़ी बढ़ गया है, मीन्स आपको सब न्यूज़पेपर का एनालिसिस ऑनलाइन मिल जाता है। विजन IAS GS स्कोर ऐसे एकेडमी के आपको मंथली वीकली मैगजीन्स भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड भी हो रहा है, लेकिन उसमें आपको बहुत क्या कॉशियस रह के आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब क्लासेस के सब पढ़ सकते, नहीं, उतनी ज़रूरत भी नहीं, UPSC उतना पूछती भी नहीं। जो आदमी अपनी बेसिक्स अच्छे से क्लियर करेगा NCERT स्टैंडर्ड बुक से, मुझे लगता है उसका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो सर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी अपनी प्रिपरेशन के लिए। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा वही जो मैंने अभी बोला कि मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन। तो मैं प्रीलिम में मेरा आज तक बाय गॉड्स ग्रेस मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। मुझे हमेशा 20-30 नंबर की मार्जिन मिलती थी प्रीलिम में। तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कि मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने लक्ष्मीकांत खुद 50 टाइम्स रिवाइज़ किया होगा। डिस्पाइट दैट हर साल मेरा 1 या 2 क्वेश्चन गलत होता है, एक क्वेश्चन तो कम से कम गलत होता है। तो इसमें परफेक्शन लाने की कोशिश मत करना, बट यू शुड मूव टूवर्ड्स परफेक्शन। आप परफेक्ट कभी नहीं बनने वाले हो, कभी ना कभी स्कोप रहेगा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कम रिसोर्सेज पढ़ो, अच्छे से रिवीजन कर लो, और 8 से 10 घंटा टाइम तो शुरुआत में देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। इनिशियली 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको सिलेबस छोटा लगेगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा बन जाता है। लेकिन 2-3 साल के बाद एक प्रॉब्लम होता है, जो मेरे साथ भी हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मुझे लगता है मेरे प्रिपरेशन काफ़ी स्टैग्नेशन भी आया था। मैंने खुद के नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, वो सबसे ड्रॉबैक था बड़ा मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। मैं बुक्स पढ़ता था काफ़ी, लेकिन एग्जाम के पहले आपको छोटे नोट्स हो जाएंगे आपके पास, तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, वो होना चाहिए। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आई विल एडवाइज कि छोटे छोटे सब सब्जेक्ट के नोट्स बना लो खुद के रेफरेंस के लिए, एटलीस्ट बिफोर प्रीलिम्स। मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मेंस के लिए बस वैल्यू एडिशन मटेरियल से आपको ऐड करना है, लेकिन नोट्स बनाना चाहिए, मैक्सिमम रिविजन करना चाहिए, और 8-10 घंटे प्रॉपर पढ़ लो। और जिनको पॉसिबल है और इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते और लगता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है, वो लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी टू क्लियर। और दिल्ली जाना भी कंपलसरी नहीं है, कोचिंग लगाना भी कंपलसरी नहीं है, आप कहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन सब कुछ आपके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि भाई आप लगा भी सकते हो और आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड आल्सो, तो डेफिनेटली कोचिंग विल हेल्प यू। बट कोचिंग भी अकेली हेल्प नहीं करेगी, दे विल कीप यू ऑन ट्रैक, दे विल चैनलाइज योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। ये सब कोचिंग के फायदे भी है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी आप सबको पता ही है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आपका 20 से 30 मार्क्स का मार्जिन रहता था प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, फिर क्या पॉइंट्स को फॉलो करते थे जिससे आपके जो स्कोर अच्छा रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर एकदम अच्छे से मेटिकुलस एनालिसिस करता था, एकदम प्रॉपर, कि 100 क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे बनाए, क्योंकि UPSC इतने ऐसे ऑप्शन देती कि वो ऑप्शन में आपका जवाब होगा, तो आपको वही ढूंढना है और वो एक नैक डेवलप करना है। जैसे लास्ट इस साल का एक एग्जाम एक क्वेश्चन था डेजर्ट नेशनल पार्क, उनमें ऐसा स्टेटमेंट था कि देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन द पार्क। आप समझ रहे हो ना, इट इज सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो आपको एक इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट करने हैं। और दूसरे, जब फैक्चुअल डेटा पूछता है UPSC, तो हमेशा मैंने 15-16 का एनालिसिस करके सोचा कि क्या हमेशा फैक्चुअल डेटा पे कुछ ना कुछ आपको एक रेड वार्निंग मिलता है कि भाई आपको जब पता है तो पता ही होना चाहिए। एक ग्लोबल क्लाइमेट फंड है एनवायरनमेंट में, उसका वो है $100 बिलियन, लेकिन UPSC ने एक साल 1,000 बिलियन डॉलर है। इतना माइनर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो ये क्या चेक करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, तो मैंने पूरे प्रिपरेशन में यही किया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप होना बहुत जरूरी, टेम्परामेंट बोलेंगे उसको हम लोग, वो बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसा डेवलप होगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देख लो, कितने भी एकेडमी के पेपर पढ़ लो। मॉक में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रहा पहले से, मॉक पढ़ लो, मॉक से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन UPSC की जो क्वालिटी है वो एक अलग लेवल की क्वालिटी है, और वो जानने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। आई कॉल इट एज स्टडी प्लस अप्रोच। तो स्टडी तो करना ही करना है, सब बुक्स तो सबको पढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास नहीं होगे इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आप डरोगे। मैं अपना एक ही एक्सपीरियंस 2018 का शेयर करना चाहूँगा। मैं 18 में, बल्कि मुझे काफ़ी अच्छा स्कोर भी आया, लेकिन इनिशियली 10 क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं थे। मैं डर गया था, खुद डर गया था, क्योंकि मुझे आदत लगी थी 16-17 में मुझे 150-140 ऐसे नंबर आए थे। तो आई वॉज विद ग्रेट होप कि मुझे बहुत नंबर आएंगे, लेकिन क्या हुआ, 10 क्वेश्चन देख के मैं डर गया। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि भाई इतना पढ़ाई करने के बाद भी इतना टफ पेपर, तो ये पूरे इंडिया के लिए टफ पेपर है। तो मैंने पीछे ना मुड़ के एक ही राउंड में ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन मार्क किया, और मुझे ऑलमोस्ट उस अटेम्प्ट में 125 नंबर आए थे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज 98 का कट ऑफ था और मुझे 125 डिस्पाइट आए थे। बल्कि मैं शुरुआत में डरा था। तो ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट तक टिक के रहना है, ये मुझे लगता है।
ओके, सो सर आपके मेंस की बात की जाए तो मेंस में आप खास तौर पर क्या करते थे आंसर राइटिंग वगैरह के लिए या फिर अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए? हाँ, तो मेंस में मैं थोड़ा लेजी टाइप का इंसान हूँ, तो मैं खुद से इतना डिसिप्लिन नहीं रख पाता था, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था। मैं विजन आईएएस और जीएस स्कोर दोनों भी टेस्ट इसके पास में भी किए थे और इस साल भी किए थे। तो मैं ये क्या करता था, दो एकेडमी क्यों लगानी, हर एक के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो इस बार मुझे जीएस स्कोर के एसे और एथिक्स का फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। मनोज झा सर का पर्सनल गाइडेंस मिला, तो मुझे लगता है कि मेरा एसे का स्कोर वन ऑफ द एक्सीलेंट्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि मुझे पता चला बहुत सिंपल चीज़ें, मैं बहुत पहले फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करता था, मुझे लगा उसकी वजह से नंबर आएंगे, लेकिन मुझे जब पता चला कि बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी से नंबर आते हैं, आप छोटे छोटे इंसिडेंसेस नैरेटिव कोट करके भी आपको नंबर आ सकते हैं। जैसे इस बार के ऐसे में मैंने एक धारावी का एग्जांपल दिया और दूसरा हिवरे बाजार का एग्जांपल दिया। महाराष्ट्र में होने से मुझे फायदा भी था कि दोनों एग्जांपल मुझे अच्छे से पता भी था, बट कि ये दोनों एग्जांपल से मैं ऐसे का टॉपिक जो था उसका क्रक्स समझ पाया और वो बता पाया कि भाई मुझे पता है टॉपिक, तो ये सबसे अच्छी बात है। और एक बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग का भी टॉपिक था। एक जगह मैंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया, अदर साइड में मैंने महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया कि भाई के बायोलॉजिकल स्पेसिस के बाद आदमी कैसा बनता है, जिसमें कंपैशन है, जिसमें ह्यूमैनिटी है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल से मैंने ऐसे इस बार स्टार्ट किया, मुझे फायदा भी हुआ। और जीएस स्कोर का मैंने इस बार का जीएस का इंटीग्रेटेड टेस्ट भी लगवाया था, मैंने कुछ 8-9 टेस्ट भी लिखे थे, क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द कंप्लीट टेस्ट सीरीज, बट जितना टाइम मिला मैंने कोशिश की लिखने की और मुझे लगता है उसका भी काफ़ी फायदा हुआ। मुझे जीएस2 में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए इस बार इसकी वजह से। तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज की वजह से मैं डिसिप्लिन रखता था और वैल्यू एडिशन के लिए मैं पीआईबी जैसे रिसोर्सेस, मंथली बुकलेट विजन का होगा, जीएस स्कोर का होगा, बहुत एकेडमी का मैं पढ़ता था, जिसमें फैक्ट, जजमेंट्स, रिकमेंडेशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपका आंसर हाईलाइट होना चाहिए, वो ऐसे चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता था और प्रेजेंटेशन पे थोड़ा बहुत फोकस करता था। ओके, और ऐसे वगैरह के लिए? ऐसे तो मैंने बताया कि इस बार मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट की, क्योंकि मैंने सिंपल चीज़ें रखने की कोशिश की। तो ऐसे में एक सिंपल फंडा है, फ्लावरी लैंग्वेज होना मीन्स आपको नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके थॉट में कोहेरेंस होना चाहिए, आप जो कहना चाहते हो एकदम क्लियरली कह पाओ। मैंने इस बार दो ही आर्गूमेंट दे दिए, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाला जो ऐसे है उसमें दो ही आर्गूमेंट दिए, लेकिन दे वर वेरी पावरफुल आर्गूमेंट। एक ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वालिटी का आर्गूमेंट दिया और दूसरा एक रिजर्वेशन का दिया। तो लेकिन मैंने उनको काफ़ी इन डेप्थ एक्सप्लेन किया। एक दूसरा ये भी तरीका है जो बाकी लोग भी यूज़ करते कि आप मल्टीपल डायमेंशन कवर करो, लेकिन इसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं कम डायमेंशन कवर करूंगा, बट लेकिन उनका एकदम डिलीजेंट एनालिसिस कर लो, एकदम डीप एनालिसिस करूंगा कि जिससे मैं अपनी बात बता पाऊँ। ऐसे में क्या करना है, आप जो कहना चाहते हो वो क्लियरली कह पाओ, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। 100% नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिकॉज इट इज लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऐसे भी। और थॉट प्रोसेस आपकी कोहेरेंट दिख जाती है। तो मुझे लगता है कि एकदम अच्छा स्टार्ट कर लो, बेसिक टर्म एक्सप्लेन कर लो, प्रो और कॉन्स वाले आर्गुमेंट दे दो और थोड़ा एक बैलेंस व्यू कि भाई ये करोगे तो इंडिया ऐसा हो जाएगा, अपने एक फोर फादर का जो सपना है उस तरीके का इंडिया बन जाएगा जब हम ऐसा करेंगे। तो हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो पोएम है, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फेयर, ऐसे टाइप की जो पोएम्स है यार, और अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ऐसे चीज़ें हम आप ऐसे में लाओ। बिकॉज हमें पता है जितने 10th में हम जितना सिंपल ऐसे लिखते थे, अच्छा लिखते थे। मैं मराठी में लिखता था तो मुझे पता है कि संतोखी में जो अभंग होते थे वो लिखता था, उससे बहुत नंबर आते ही। तो वैसे टाइप के आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हो कि जो बड़े थिंकर है, बड़े मीन्स गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, इनके लिख सकते हो कोट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका लिख सकते हो। तो क्या उससे क्या फायदा होता है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी देते हो। हमेशा आपका ऐसे ऑप्टिमिस्टिक एंड पे होना चाहिए और नो फ्लावरी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज बट कोहेरेंट थॉट प्रोसेस। ओके, तो सर अपने ऑप्शनल के बारे में बताइए। हाँ, इस बार मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लिया था। मैं सबको बताना चाहूँगा, इसके पहले मेरा ऑप्शनल खुद का सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी में मुझे डिसेंट नंबर आते थे, 270 280 नंबर हमेशा आए, लेकिन मैं जब ट्रेनिंग में गया तो मुझे बोर भी हुआ था। तो मैं बोला अटेम्प्ट देना है तो चलो लेट्स डाइवर्सिफाई, और थोड़ा एक मोनोटोनस हो गया था 4-5 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो आई ब्रोक द मोनोटोनी बाय टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड आई थिंक, बट एंथ्रोपोलॉजी इतना आसान भी नहीं था इनिशियली, क्योंकि मेरा सोशो था। तो सोशो को जो आप पकड़ लो कि 30 to 40% मेरा एंथ्रो ऑलरेडी डन था, क्योंकि सोशल में मैंने जो सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़े थे, मैरिज, फैमिली, उनका मुझे फ़ायदा ही हुआ। और पेपर 2 तो काफ़ी 50% मैं कहूँगा कि जो विलेज और जो स्टडी वाला पार्ट है, विलेज स्टडीज़ वाला पार्ट या कास्ट वाला, वो सब पार्ट मेरा सोशल में ऑलरेडी कवर था, तो मुझे इतना टफ नहीं गया। लेकिन एंथ्रो में मुझे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि एकदम नया था, मैं इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा था। तो लेकिन मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सोशो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे एंथ्रो पूरा करने के लिए।
और मुझे लगता है इसकी वजह से मुझे एंथ्रो पेपर 1 में मैंने काफ़ी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा ठीक ठाक स्कोर भी आया 147. आई हैव स्कोर्ड 147 इन पेपर 1 एंड 130 इन पेपर 2, सो टोटल 285 विच इज़ वन ऑफ द डिसेंट स्कोर इफ़ यू से इन दिस ईयर. सो आया, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई पहला अटेम्प्ट मेरा भले ही एंथ्रो का था, लेकिन मैं 4-5 साल से पढ़ भी रहा हूँ और मेरा इसके पहले ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, ये भी ध्यान में रखना चाहिए. ऐसे ही मुझे नंबर नहीं आए तो मुझे पहले मेरी मेहनत भी थी. ओके हाँ, सो इंटरव्यू में अभी देखा जाए तो कितने मार्क्स मिले वैसे सर? इस बार मुझे तो वैसे बहुत ठीक ठाक ही मिले, बहुत एवरेज ही नंबर है, 157 नंबर आए मुझे इंटरव्यू में. ओके सो सर आपने बहुत सारे अटैम्प्ट और दिए, तो उनमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होता था, तो उस टाइम पे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखते थे सर आप? हमेशा एक मोटिवेशन था कि भाई आईआरएस बन चुके हो तो तुम आईएएस सही में बन सकते हो, ऐसा एक मोटिवेशन पहले से था. लेकिन मुझे लगता है कि एक मेंटल स्टेबिलिटी आई थी. जॉब इज़ इनकम टैक्स सर्विस इटसेल्फ इज़ रियली गुड. मुझे ऑफिस काम करके भी वीकेंड पे टाइम मिलता था, कभी कभी शाम को भी मैं टाइम निकाल पाता था. जब एग्ज़ाम नज़दीक आती 15-20 दिन महीने पहले या 1 महीने पहले, तो मैं अपने के लिए टाइम निकालता था. पहले से इंटरेस्ट भी था और मैं इस गोष्ठी ये चीज़ों में पहले से इंटरेस्टेड काफ़ी था. मुझे लिखने की आदत है, मुझे पढ़ने की आदत है, तो मुझे लगता है उसने मैं ऐसा ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन इस बार सही में नहीं कर पाया था. लेकिन क्योंकि एक स्टेबिलिटी थी, जो मैं एकदम विदाउट टेंशन वाले माइंड से पढ़ पा रहा था, तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा हुआ. इस बार मेरा क्वांटम में देखिए तो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स वाज वेरी लेस, बट मुझे लगता है जो स्टेबिलिटी वाइज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाइज देखा तो आई हैव ग्रॉन अ लॉट. माई नॉलेज हॉराइजन जो बोलेंगे उसको काफ़ी ब्रॉड हुआ था, तो मुझे लगता है इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ मुझे ओवरऑल एक बैलेंस आंसर लिखने में, एक मल्टीपल डायमेंशन. और सर्विस में होने के बाद मुझे अंदर की भी सिस्टम पता है, तो वो प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करना है, कोई भी सिस्टम कैसे रोबस्ट बनाए जा सकते हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इसके इतने पहले यूपीएससी की पढ़ाई भी थी, तो एक एक्यूमुलेटेड नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल इंसाइट, मुझे लगता है ये दोनों की चीज़ें थी, उसकी वजह से मुझे इस बार सिलेक्शन में फ़ायदा हुआ. ओके सर, जैसे कि आप अभी यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होकर जॉब में गए हो, तो कहीं ना कहीं आपने 2-3 साल पढ़कर यूपीएससी का और फिर आप अटैम्प्ट दे रहे हो. लेकिन अगर कोई कैंडिडेट हो जो कोई प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता हो और साथ में वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहे, तो पॉसिबल है? वेरी मच पॉसिबल. दोज हु आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज लाइक वर्क फ्रॉम होम वाले लोग पढ़ सकते हैं, बिकॉज उनका ट्रैवलिंग टाइम कम होगा, 1-2 घंटे वो बचाओ. और जिसका सपना है बनना ही आईएएस या सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो मुझे लगता है वो आदमी खुद के लिए 4 तो घंटे डेली निकाल पाएगा. जब एग्जाम आएगी तो छुट्टी लेना 15-20 दिन की, तो वर्किंग प्रोफेशनल बहुत लोग निकल रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि वर्किंग प्रोफेशनल विल नॉट एबल टू डू इट. मुझे लगता है गवर्नमेंट में भी उतना ही हेक्टिक काम होता है, लेकिन क्या है आदमी जब इंटरेस्टेड हो आप भाई तो निकल भी जाते हो और छुट्टी मिल जाती है हर जगह. 1 महीने की प्री के पहले ले लो, मेंस के पहले 1 महीने की ले लो, और डेली 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़े. मुझे जो लगता है कि ये पूरे प्रिपरेशन में मैंने कंसिस्टेंटली काफ़ी पढ़ा है. ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा, कोविड के टाइम में खुद बहुत डरा था अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में पढ़ पाता था, वीडियो देखता था, तो उसका फ़ायदा हमेशा हुआ है. राज्यसभा टीवी जैसे आप लंच टाइम में देख लो, तो जो वर्किंग वाले लोग हैं उनको अपने कलीग वाला ये पॉलिटिक्स, ऑफिस का पॉलिटिक्स वो सब छोड़ देना है. 8 घंटे का काम कर लो, 8 या 10 घंटे का, वॉट एवर योर कंपनीज पॉलिसीज दे. उसके बाद आपको बस अपने एम के लिए फोकस करना है. मुझे लगता है वो लोग बहुत लोग अभी क्लियर कर रहे हैं. मैं अभी मेरे पास काफ़ी दोस्तों ने भी क्लियर किया है प्राइवेट में भी जॉब करके, तो मुझे लगता है इट्स वेरी मच पॉसिबल प्रोवाइडेड यू आर हैविंग ह्यूज इंटरेस्ट इन क्लियरिंग द एग्जाम. ओके सो जो नए स्टूडेंट्स हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मुझे लगता है बी पेशेंट, बिकॉज मेरे जर्नी से मुझे भी खुद पता चला कि मुझे बहुत लोगों ने अभी जो कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि भाई आप 6 साल कैसे रहे हो, 4 साल सर्विस के बाद भी आपने अटेम्प्ट क्लियर किया. तो मुझे लगता है हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, स्मार्ट भी लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी लोग हैं, IIT IIM से लोग आ रहे हैं, सब कुछ. डिस्पाइट दैट सब लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे. रीज़न क्या है, लोग बहुत क्या बोलते हैं इम्पेशेंट हो गए कि मुझे 1 साल में सब कुछ आना है. क्योंकि आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के ज़माने वाले लोग हैं. डेली आपको नई सीरीज चाहिए, डेली नई मूवी चाहिए, लेकिन ये प्रिपरेशन में आपको 1-1.5 साल खुद को बहुत फोकस रखना है, खुद बहुत कंसंट्रेशन चाहिए. मुझे लगता है जो लोग पेशेंट है और ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क करने वाले लोग होने, लेकिन कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको क्या बोलते हैं डिससेटिस्फाइड नहीं रहना. नेक्स्ट ईयर आप हमेशा क्लियर कर सकते हो. तो मुझे ये भी लगता था कि मैं अपनी जर्नी में हमेशा बहुत इंटरव्यू दिए, मैंने कंटिन्यूसली 4 इंटरव्यू दिए, ये 5th इंटरव्यू था मेरा. तो मुझे हमेशा ये पता था कि मेरे में यो है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो रही थी. हाँ, ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे या इंटरव्यू में नंबर नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई ट्राई टू रेक्टिफाई इट. वो एक
क्या होता है इम्प्रूवमेंट करने की आपकी जो जिद होती है, मुझे लगता है उसकी वजह से भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो पेशेंस एंड मुझे लगता है कि ये नो कॉम्प्लेसेंसी, ये 2 चीज़ें मैं सबको बताना चाहूँगा। ओके सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से मोटिवेट हुए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।